जय श्री श्याम सभी को। तो आज से हम केवीएस और ईएमआरएस की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेन टीजीटी मैथ्स, तो जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आता है रियल नंबर। ठीक है, इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब मैंने ले लिया है। ठीक है, देखते हैं एक वीडियो में कवर होते हैं तो एक में करा दूंगी, नहीं तो भाई दूसरी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी। ठीक है, चैप्टर के ऊपर कंसेप्ट मैं आपको पूरे कराऊंगी, जो जो मेन टॉपिक है, जिसमें मैं आपको ना सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करा दूंगी। ठीक है, और पहले एक बार देख लेते हैं रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने ना एक दो पॉइंट नहीं लिखे क्योंकि वो सेम ही थे, तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं, वो इसी में इंक्लूड हो गए आपके। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल बना के दे रखे थे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, तो आपके मतलब इसमें जो सिलेबस है पहले थोड़ा सा वो रिकॉल करा देती हूँ मैं, जिसमें आपके नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है। कहने का मतलब है जितने भी नंबर होते हैं ना सारे इंपॉर्टेंट वो करने हैं। टर्मिनेटिंग पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेकरिंग, डेसिमल, रैशनल नंबर, नॉन रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल भी करने हैं सारे, एंड एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन यूनिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी करना है, रैशनलाइजेशन कैसे करते, इक्लूड लामा, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, टर्म, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो मतलब ये सारे इसी में ही इंक्लूड है। ठीक है, जिसको सिलेबस नहीं पता तो भाई देख लेना, मैं आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगी जो जो आपका है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी रियल नंबर की फर्स्ट क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रियल नंबर में हम सबसे पहले नंबर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। इस वीडियो में मतलब मैं आपको अपने चैनल पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करा दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, और कंटिन्यूस ही रहेंगी वीडियोस अब आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका इसमें नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है, पहले नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ आपके माइंड में क्या हुआ, नंबर का मतलब क्या होता है। नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर। ठीक है, अब कोई भी नंबर है, जैसे ये हमने नंबर ले लिया 0 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होते हैं, नंबर। अब नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, पूरी नंबर लाइन के ऊपर जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी नंबर, ठीक है, और जो हमें नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर्स का सेट हम क्या बोल सकते हैं, उस सेट को नंबर सिस्टम, मतलब सिस्टम ही बन गया ना पूरा नंबरों का। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा नंबर सिस्टम। समझ में आया इतना। अब उसके बाद आते हैं कि नंबर्स में टाइप क्या होते हैं। तो नंबर्स में ना बेसिकली हमारे अलग अलग टाइप होते हैं। मैंने ना वैसा तो एक इसका एक और चार्ट भी बनाया हुआ है, मैं आपको वो दिखा दूंगी, बट पहले धीरे धीरे देखो क्या। और मैं मान के चल रही हूँ कि आपको अगर आता भी है ना तो सुन लो, ठीक है, और नहीं आता तो ध्यान से समझ लो। ठीक है, वो अब आपके ऊपर है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ एक एक चीज़ें। तो पहला आता है नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। सिंपली यही डेफिनेशन याद रखनी है। होल नंबर कौन से होते हैं, और कोई हिंदी मीडियम से है ना तो नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मैं दोनों मीडियम में ही कराऊंगी। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्या। वो होल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही होती है। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे होते हैं। पॉजिटिव जो नंबर लाइन के राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ओड नंबर एंड इवन नंबर। ओड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, एंड इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। ओड नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। अब प्राइम नंबर और ओड नंबर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से तो डिवाइड होते हैं। अब इसमें ना हमारा जैसे 9 भी आ रहा है विषम संख्या। ठीक है, ओड नंबर में हमारा 9, लेकिन इसमें 9 नहीं आ रहा। इसमें क्या होते हैं कि हमारे वही नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, इसमें हमारा खुद से और 1 से ऐसा कुछ नहीं होता। ये नंबर हमारे, ये हमारा बेसिकली 2 3 5 7, मतलब इसके ना ज़्यादा फैक्टर नहीं बनते। इसके फैक्टर बन सकते हैं, जैसे इसमें 9 आ गया, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 3 और 9। ठीक है, लेकिन इसमें फैक्टर क्या बनते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले रखा मैंने 8। फैक्टर का कहने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे फैक्टर का कहने का मतलब है कि वो नंबर और किस किस से डिवाइड होता है, यानी कि वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। जैसे 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चले, आता है आपका को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिनको से अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1, ठीक है। उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। बस सिंपल याद करो, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1। अब नंबर में हमारे आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर बेसिकली हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा रैशनल और एक हो जाता है हमारा इरेशनल। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और कंडीशन होती है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों आपके, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो √2 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, बेसिक नंबर। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? आपका पूर्णांक। अब आपके जो इंटीजर है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी आपके पॉइंट नंबर होते हैं ना, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, उन नंबरों को क्या बोलते हैं? इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके बेसिकली थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन बताए थे, बाकी आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना अगर आपको वो नंबर समझ में आ गया है तो। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अब होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर क्या हमारे नेचुरल नंबर होंगे? तो अब दिमाग लगाओ, इसमें क्या आता है? 0, लेकिन इसमें 0 नहीं आता। तो क्या ये बात सच ट्रू है? तो ये बात क्या है? ट्रू नहीं है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से थे? जो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में थे, जिसमें 1/2, 1/3, 1/4। और जो हमारे इंटीजर होते हैं वो जो हमारे पूरे नंबर लाइन पे दिखते हैं हमको नंबर, ठीक है। इसमें ना एक बात ध्यान रखना, जो आपका इंटीजर होता है ना, ये पॉइंटों की फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जो आपका रैशनल नंबर है ना, वो पॉइंटों की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी इंटीजर, कि सारे के सारे इंटीजर क्या आपके रैशनल नंबर होंगे? तो इंटीजर में आपके क्या, जो ये सारे नंबर दिख रहे हैं, अब मैं इन नंबरों के नीचे अगर मैं 1 1 लगा दूँ तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में बन रहे हैं ना। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ना, ये बात ठीक है कि एवरी इंटीजर, कि सारे के सारे इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे? रैशनल। क्योंकि रैशनल क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। मैंने इसलिए आपको सारे पहले नंबर रिकॉल करवाए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर सको। होप सो आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखो यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ था, अब इसका अपोजिट कर दिया। अब मैंने तो ये बताया कि सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सब के नीचे आप 1 लगा सकते हो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? मैंने अभी आपको एक बात बोली, रैशनल में हमारे पॉइंट वाले इंक्लूड होते हैं लेकिन इंटीजर में नहीं होते। तो ये बात हमारी क्या होगी? गलत, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया। अब ये 3 क्वेश्चन है ना, इसका मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो, ठीक है। अब एक नोट लिखा हुआ है क्या, कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन द 2 गिवन रैशनल नंबर। ये बोल रहा है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने 2 रैशनल नंबर ले लिए 2 और 3, क्योंकि इनके नीचे 1 है ना, तो ये रैशनल नंबर है। अब इनके बीच में देखो 2.1, 2.3, मतलब बीच में आ गया ना। अब 2.1 को आप क्या लिख सकते हो? 21/10, ये भी तो रैशनल नंबर है ना। तो ये बात क्या है? बिल्कुल ट्रू। और इसको याद भी रखना कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, आता है आपके ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो क्या होता है? देखो, जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। और जब पावर के ऊपर पावर दे रखी हो तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब एक की पावर m और एक की पावर n, जब पावर नीचे होती है तो ऊपर क्या आ जाता है? माइनस, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाते हैं? प्लस। जब बेस सेम होता है और बेस सेम होता है और ये डिवाइड में हो तो ऊपर क्या, बेस के सेम ऊपर क्या आ जाता है? माइनस, ठीक है।
अब a की पावर b और b की पावर m, अब बेस अपोजिट है लेकिन पावर सेम है, तो इसको कैसे करते हैं, a इंटू बी करके पावर क्या ले लेते हैं, 1। ठीक है, मैं मान के चलूँगी इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ना, मैं आपको बेसिक टू एडवांस बिल्कुल करा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है, सो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे को आपको एक एक चीज़ आपको मैं बताऊँ। ठीक है, सो कोई इतना मत सोचना कि मैडम इतना बेसिक से करा रहे हैं। सो मैं मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड कर लिया अपने नोट्स में। सो मैं सारी चीज़ें ही बता दूँगी आपको। ठीक है, अब कुछ ये टर्म आती हैं, ये भी आपको पता होंगी। ठीक है, अब अंडर रूट ए बी हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अंडर रूट ए बाई बी हो तो इन दोनों का रूट क्या आ जाता है, अलग। और इन दोनों को जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ए माइनस बी। इसी तरह ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ बी स्केयर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका रूट कट गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ए स्केयर माइनस अंडर रूट बी का होल स्केयर। ठीक है, अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्केयर, इसको हम फॉर्मूला लगा के ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर था, आपका सिलेबस में दिया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम आगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन करवाऊँगी, तो धीरे धीरे पेशेंस रखिए। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो नंबर किसी भी डिजिट से पूरा डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। बस सिंपली लाइन याद करो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन बिल्कुल आसान तरीके से बता रखा मैंने, जितना आसान हो सकता था। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो नंबर जो पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 1/2 है, अब ये पूरा डिवाइड हो गया ना, ख़त्म हो गया, इसके बाद आगे पॉइंट में कुछ नहीं आएगा। ऐसे 1/4 है, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये नंबर क्या है हमारे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ना हमारी दो चीज़ें आती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का पहले मतलब होता है कि वो नंबर जो पूरा डिवाइड नहीं होता, पूरा डिवाइड नहीं होता। जैसे हमें 1/3 दे दिया, ठीक है, ये क्या दे दिया, 0.333333 चलता रहेगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें ये 2 पॉइंट क्या हो गए, रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, इसके कहने का मतलब है, रैकरिंग से आप याद कर सकते हो कि रिपीटेशन, सेम नंबर की रिपीटेशन, एंड नॉन रैकरिंग यानी कि अपोजिट, मतलब सेम नंबर की रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे 0.3333 आ रहा है ना, तो इसको 0.3 बार रख के कर लो, क्योंकि सारे नंबर पीछे सेम आ रहे हैं ना, लेकिन इसमें नहीं आ रहे। जैसे √2 देखो, 1.41423, मतलब ये अपोजिट आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, इसके पीछे पॉइंट के बाद वाले नंबर, तो ये होता है नॉन रैकरिंग। समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान से ही बताया मैंने। ठीक है, तो अब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है नेक्स्ट, इंक्लूड डिवीज़न लेमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, बस इसमें क्या आपको याद रखना है कि ए एंड बी हमारे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर इस तरीके से एग्जिस्ट हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर पे कंडीशन होती है लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। यहाँ पे लेस देन होता है और यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू होता है, ये बात बिल्कुल याद रखना। ठीक है, ये होता है हमारा इंक्लूड डिवीजन है। इसमें आपको क्या याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आर की कंडीशन याद रखनी है लेस देन 0 एंड लेस देन बी, क्योंकि ये चीज़ यूज़ होएंगी आगे, तो इसको याद कर लो यहीं पे। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द आपका अर्थमेटिक ये बोलता है जैसे एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर कौन से थे, जिसके 2 से ज़्यादा क्या थे, फैक्टर थे, याद है ना, तो इसलिए मैंने पहले नंबर पढ़ाए थे ताकि आपकी चीज़ें कनेक्ट हो जाए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। जैसे एग्जांपल दे दिया, हमें एक नंबर दे दिया, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, इसका ना मैं आगे आपको बताऊंगी भी, इसके क्वेश्चंस कराऊंगी ना कि ये कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान तरीके। अभी तो ऐसे समझ लो, इन दोनों के फैक्टर करें, फिर इन दोनों के फैक्टर करें, इन दोनों के फैक्टर करें, इन दोनों के फैक्टर करें, तो यहाँ पे जो ये नंबर आ रहे हैं ना सारे, ये क्या आ गए, प्राइम आ गए ना। इसको देखो, प्राइम की फैक्टर में तोड़ दिया ना, तो बस यहाँ पे यही नंबर बोला है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम की फैक्टर में तोड़ सकते हैं, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। देखो भाई, मेरे को तो ये हिंदी में याद होते हैं, मैं भूल जाती हूँ, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर मेरे को हिंदी में याद हो जाते हैं। ठीक है, आप भी, अब आपकी मर्जी है, आप हिंदी में याद करो या इंग्लिश में याद करो, मैंने दोनों लिख दिए हैं। तो इंक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम बेसिकली यही होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे होता है कि भाजक, भाज्य, भागफल प्लस शेषफल, इसका फॉर्मूला होता है कि जो,
तो भाई देख लेना आपको कैसे याद होता है, ठीक है। बेसिकली ये इक्लिड डिवीजन लेमा है ना आपका, जो मैंने आपको वो करवाया है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इक्लिड डिवीजन लीमा बोलो, इक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलो, बात सेम है, ठीक है। बस इसकी कंडीशन याद रखनी है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर और लेस देन बी, ठीक है। अब ये देखो इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों चीज़ें ना आपकी सेम हो जाएंगी। कैसे? जैसे देखो मैंने 17 को डिवाइड किया किससे, 5 से, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, 2। अब 5 इंटू में 3, 5 दिए 15 प्लस में 2 क्या हो गए 17। यानी कि जो आपका ये है ना, ये क्या हो गया भाज्य, डिविडेंड, ऊपर देखो डिविडेंड, यहाँ पे क्या हो गया आपका भाजक, जो कि क्या है डिवाइज़र, इनटू में 3 यहाँ पे क्या है भागफल, जो कि क्वोशंट, प्लस में 2 क्या आ गया रिमाइंडर, ठीक है। होगी ना कंसेप्ट, भाजक गुना में भागफल, भाज्य क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से आपका ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या होती है आर पे लेस देन एंड इक्वल टू 0 और लेस देन बी। अब बी क्या है आपका, यहाँ पे जो ये 3 था क्वोशंट यानी कि 3। अब इससे तो क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे क्या होगा छोटा होगा, इससे तो छोटा होगा। और जो 0 है ना, या तो यहाँ रिमाइंडर 0 भी आ सकता है और इक्वल टू भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना लेस देन 0 आ सकता है, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू 0 रिमाइंडर, और आर से क्या होगा ये रिमाइंडर छोटा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होगी ना आपको, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आपका एक कंसेप्ट आता है कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो एलसीएम जब बोला हो ना 2 नंबर का, तो ऊपर तो होता है एलसीएम, जैसे मैंने 2/3 एंड 5/6 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो आपको ऊपर वाले 2 नंबर का क्या निकालना है एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया 3, और ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली अगर आपको 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो पहले उसका ऊपर क्या निकाल दो एचसीएफ, और नीचे क्या निकाल दो एलसीएम, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने ना आपको एक बार सारा का सारा बेसिक बता दिया कि इसमें रियल नंबर में आपका बेसिक में क्या क्या चीज़ें हैं। चलें नेक्स्ट। होप सो आपको उतना समझ में आया, वहाँ तक आपका जो मैंने अभी आपको बताया आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सारा रिकॉल करा दिया कि क्या क्या, और अब करते हैं हम सब्जेक्टिव का थोड़ा सा, कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। मैंने आपको सारा का सारा ही बेसिक बताया है, ठीक है। तो अब देखें आगे। अब जैसे ना मैंने आपको अभी पढ़ाया ना कि डिवीज़न एल्गोरिथम, इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम, सबसे पहले तो उसकी कंडीशन याद करो कि क्या थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। जैसे हमें दे दिया 4052 और 12576 का एचसीएफ, इक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करो, ठीक है। इसके 2 मेथड है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो। अब ऐसे से ऐसे कैसे जाना आसान है, लेकिन ऐसे से ऐसे जाना आसान नहीं है। मतलब ये जाना आसान नहीं है इधर से इधर, लेकिन इधर से इधर जाना आसान है। तो मैं कहूँगी आप ये भाग सीख लो, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो होप सो आपको मतलब डिवाइड करना तो आता ही होगा, ठीक है। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरा जो यहाँ रिमाइंडर है कितना बचा 420। अगर मेरा ये रिमाइंडर इससे छोटा बचा ना, तो मैं ये क्या करूँगी, इसको फिर से यहाँ पे डिवाइड करूँगी और इस नंबर को अंदर रखूँगी। इससे छोटा आ गया ना, ठीक है, ये नंबर बड़ा आ गया तो ये नंबर गया अंदर। सिमिलरली फिर यहाँ से डिवाइड किया, ये 420 क्या आ गया, फिर इससे बड़ा आ गया तो ये 420 फिर अंदर गया, इसके यहाँ 148 आ गया। अब ये 148 फिर क्या हो गया 272 से बड़ा आ गया, मतलब छोटा आ गया, तो ये 272 क्या गया अंदर। मतलब यहाँ तक ना तब तक ऐसे करना है जब तक ना इससे छोटा नंबर ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब यहाँ 4 से 0 ये क्या आ गया छोटा आ गया। अब ये 0 से आगे तो डिवाइड होगा नहीं, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर यहाँ 1 भी आता ना तो भी हम कहते कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इससे क्या आ गया छोटा आ गया 1। देखो अगर सपोज आपका यहाँ पे 1 आता तो भी ये 1 क्या आ गया छोटा, तो हम 4 को उससे डिवाइड करते तो 4 एकम 4। तो इसका जो भी रिमाइंडर है ना आपको एंड में रिमाइंडर बनाना 0। याद रखना जब भी हम डिवीज़न एल्गोरिथम की बात करते हैं ना, तो रिमाइंडर हमारा किस में जाना चाहिए 0 में, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी ना वो क्या कंडीशन थी 0 इज़ लेस देन आर लेस देन बी। मतलब ये क्या हो सकता है इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। वो बात हुई ना कनेक्ट यहाँ से।
तो जो जिस पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो वही हमारा क्या होगा, SCF। तो मैं इन दोनों का अगर मैं SCF बात करूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो SCF हमारा क्या आ गया, 4। एक तो हो गया ये मेथड, इस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं आप। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है कि हमारा A=BQ प्लस क्या होता है, R, ये होता है। तो सबसे पहले आप जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है ना, बड़ा क्या है 12,576, इसको रखो बाहर। अब वही आगे देखो, भाजक भाज्य भागफल, जो हमारा भाज्य है वो किसके इक्वल हो गया, भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल, प्लस में क्या आ गया, शेषफल। तो वही चीज़ लगा दी, मतलब ये जो हमारा डिवाइज़र है, डिविडेंड इंटू में कोशेंट, प्लस में क्या आ गया, रिमाइंडर। वही मैंने पहले बताया था आपको, जिससे याद होता है ना उस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। तो 12,576 क्या हो गया, 4,052 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, प्लस में क्या आ गया, 420, ठीक है। इतना कंसेप्ट खत्म। अब दूसरी वाली आ जाओ, अब 420 को 9 से क्या करोगे, डिवाइड, प्लस में क्या है 272, किसके इक्वल है, 4,052। तो ये 4,052 के इक्वल। सिमिलरली जितनी आपकी ये गई है ना, मैंने उनको सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है। एंड में जहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आया, 0, तो वो जो भी नंबर होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, SCF। तो अब आपकी मर्जी है, आप इससे करो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं तो कहूँगी इससे ही सोल्व करना आपका, अगर सब्जेक्टिव पेपर में ये आता है, क्योंकि ये मेथड आसान है, ठीक है। अगर बाय चांस मान लो जैसे कि आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे मेंशन है, तो करना तो इसी से चाहिए, ठीक है। अब इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आप ना रफली एक बार ये वाला काम कर लेना, ठीक है, पेज पे, और फिर इसको ऐसे करके लिख देना, ताकि आप स्टेप भूलोगे नहीं, ठीक है। इसी से ही करना है। वैसे तो अगर आपका सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि अगर बाई चांस होता है ना, थोड़ा सा गलत ना हो जाए, बंदे को डाउट में होता है, तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये ईजी लग रहा है, मेंशन नोट कि आप कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। सो मैंने दोनों तरीके बता दिए। चले नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सब्जेक्टिव में ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा कि मैंने ना दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मतलब अब ये मत सोचना कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है कि मैडम ने तो सारा हिंदी में लिख दिया, मर्जी है आपकी, ठीक है। मैं बताती रहूँगी, बीच में मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें शो करना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी घनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ पे q क्या दे दिया, एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसलिए मैंने दोनों ही बताए थे आपको कि याद कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें शो करना है कि जो हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, वो तो हमारा 2q के रूप में होता है, और जो हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है ना, वो 2q + 1 के रूप में होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा q क्या होगा, कोई भी इंटीजर या फिर पूर्णांक। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद होनी ही चाहिए कि हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, A=BQ + R, 0 = R <B, ठीक है। अब हमें ये चीज़ शो करनी है कि हाँ, अब इसको हम कैसे शो करेंगे, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। ये सब्जेक्टिव में चीज़ें आपकी काम आएंगी, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही बता रही हूँ, और मेरी वीडियो ना 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर बाई चांस ये रुक जाएगा ना यहाँ पे, तो एक पार्ट और आ जाएगा इसका, तो एक पार्ट और ही देख लेंगे हम, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आपने ये लिखना है कि ए कोई भी क्या है, इंटीजर है। लेट ए बी एनी इंटीजर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए कोई क्या है, पूर्णांक, और बी हमने मान लिया 2। अब ये 2 मैंने क्यों माना, आपको ना क्वेश्चन में देखना है, जैसे यहाँ 2q + 1 की फॉर्म में दिखा रखा है ना, तो आपको बी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर वहाँ पे 4q + 1 होगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे, तो बी हमारा 4 होगा। वो मतलब जो q जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम उसको लेंगे बी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या बोलता है कि A=BQ + R। अब b की वैल्यू मैंने क्या लिया है, 2, तो मैंने यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी 2q + R, और हमारी R पे कंडीशन भी होगी 0 = R and B यानी <2। अब रिमाइंडर मैंने ले दिया कि यदि इसका रिमाइंडर क्या है, 0, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q, जो कि क्या आ गई, समपूर्णांक। अगर मैंने ले लिया रिमाइंडर = 1, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q + 1, जो कि क्या आ गया, हमारा विषम यानी कि ओड इंटीजर। अब मेरे को पता कैसे चला कि मैंने रिमाइंडर 0 और 1 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना <2, तो 2 से कम लेंगे। जितना भी बोल रखा है ना, मतलब जितना भी नंबर होगा ना, उससे हम एक कम लेंगे, ठीक है। उतने तक रिमाइंडर लेने हैं। अभी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगी, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे ये सम पूर्णांक आ गया और यहाँ पे विषम पूर्णांक आ गया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः प्रत्येक पूर्णांक एक घनात्मक सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q के रूप में हो सकता है। आया समझ में। एक बार दोबारा बताऊँ,
इस क्वेश्चन में ये बोला गया था, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि हमने कोई भी एक इंटीजर लिया, वो इंटीजर हमारा 2q और 2q+1 के रूप में होता है, हमें ये दिखाना है। तो मैंने मान लिया कि a हमारा कोई भी क्या है, इंटीजर है, और मैंने b को ले लिया 2, और मैंने इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम की क्या लगा दी, डेफिनेशन, यानी a = 2q+r, और r पे वही कंडीशन डाल दी जो होती है, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया कि रिमाइंडर जब 0 है तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, 2q, और जब हमारा रिमाइंडर 1 है तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2q+1। ये हमारा क्या हो गया, सम पूर्णांक, ये हमारा क्या हो गया, विषम पूर्णांक। तो हमने यहाँ से शो कर दिया है कि प्रत्येक अगर हमने जो एक पूर्णांक माना है a, वो हमारा सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q के रूप में हो सकता है। आगे बात समझ में। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, कि हमें बताना है कि एक घनात्मक विषम पूर्णांक, विषम यानी कि घनात्मक पॉजिटिव ओड पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में हो सकता है। एग्ज़ाम में करने से पहले ना एक बार अपना वो जो भी शो करना है ना उसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखना, वहाँ पे लिखा हुआ था आपका कि सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो ओड पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक के रूप में बोला है। तो ये चीज़ भाई ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यूज़ होएगी अब आपकी। इसी तरह मैंने पहले अब a मान लिया कोई भी पूर्णांक है यानी कि इंटीजर, और b की वैल्यू, अब यहाँ 4q का मल्टीपल लेना है आपको, b वही लेना है जो q का मल्टीपल होगा, तो 4। फिर से मैंने a = bq+r में b की वैल्यू क्या डाल दी, 4, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या लेना है आपको, मैं जैसे कि मैंने बताया q जितना उससे एक कम, तो r = 0 1 2 3, ठीक है। अब मैंने r 0 लिया तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3, 3 पे ही आ गई, ठीक है। मैंने एक कम, अब मेरे को इसने बोला क्या है कि विषम पूर्णांक यानी कि ओड वाले, तो इवन वाले तो सारे कट जाएंगे जितने भी हैं, ये दोनों कट गए क्योंकि ये दोनों क्या है, इवन। तो r = 1 और r = 3, यानी a = 4q+1 एंड a = 4q+3। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि क्यों एक विषम पूर्णांक है तो इसे 4q+1 और 4q+3 में लिख सकते हैं। ये इसलिए कट गए क्योंकि ये क्या थे, सम पूर्णांक थे, ठीक है। सो आ गया समझ में, होप सो आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद ना ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं और भी क्वेश्चन डालूंगी आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वहाँ से वो क्वेश्चन लगा के देखना कि आपसे सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है। एंड और मैं टेक्स्ट बुक, आप ना अगर टेक्स्ट बुक वगैरह के वो टेक्स्ट बुक देते हो टेक्स्ट बुक के, तो वहाँ से भी लगा के देखना क्वेश्चन आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है, पता चल जाएगा आपने कितना सीखा है। अब इसकी ना एक और वीडियो आ जाएगी आपकी नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा रहता है ये, ठीक है, तो इसका एक पार्ट और आ जाएगा, ज़्यादा वो नहीं, और 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है और लगा है कि कुछ सीखा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।